हेलो दोस्तों, माय हिस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नूरजहाँ। और इस टॉपिक में हम विशेषकर ये देखेंगे कि नूरजहाँ ने कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या योगदान दिया, जैसे मुग़ल हरम में, शाही घराना, राजनीति में क्या योगदान दिया, महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार किया, वास्तुकला में उन्होंने क्या योगदान दिया, किन 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 मकबरों का निर्माण करवाया, कौन कौन सी मतलब कि जो धरोहर है उसका निर्माण कराया। तो ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नूरजहाँ मुग़ल काल की एक प्रभावशाली महिला थी जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और अस्थिर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। 1600 के दशक में एक महिला के रूप में सत्ता के लिए उनका सफ़र उल्लेखनीय है। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर मुग़ल साम्राज्य की शासक नहीं थी, लेकिन इतिहासकारों ने नूरजहाँ को सिंहासन के पीछे की असली शक्ति के रूप में चिन्हित किया है। राजनीतिक रूप से चतुर और करिश्माई व्यक्ति के रूप में उसने जहांगीर की सहभागी के तौर पर साम्राज्य पर शासन किया तथा अधिकांश समय वह उससे अधिक निर्णायक और प्रभावशाली बनी रही। विद्वानों का मानना है कि नूरजहाँ एक बहुमुखी प्रतिभा की महिला थी। वह एक मानवतावादी थी जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के मामलों से जुड़ी हुई थी। साथ ही वह एक प्रतिभाशाली लेखिका थी जिन्होंने मुग़ल दरबार की महिलाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। नूरजहाँ अन्य मुग़ल शाही महिलाओं से अलग थी। अन्य महिलाओं ने साम्राज्य को संतान प्रदान करके शक्ति प्राप्त की, लेकिन नूरजहाँ को जहांगीर से कोई संतान नहीं थी। नूरजहाँ की शक्ति उनकी व्यक्तिगत योग्यता से आई थी। हालांकि मुग़ल साम्राज्य में शक्तिशाली महिलाएं थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी नूरजहाँ की तरह इतनी शक्ति प्राप्त नहीं की थी और न ही साम्राज्य को नियंत्रित किया था। मुग़ल साम्राज्य में महिला शक्ति की वास्तविक परिभाषा नूरजहाँ थी। उन्होंने मुग़ल हरम की महिलाओं के बारे में समकालीन और साथ ही आधुनिक विचार को बदल दिया, जिनका उद्देश्य केवल खुद को सुंदर बनाना था। वह कला और वास्तुकला में योगदान देकर उसकी प्रमुख संरक्षक बन गई। नूरजहाँ हरम की महिलाओं में एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने बाघों और शेरों का शिकार किया और कभी पर्दा नहीं किया। विद्वान रूबी लाल ने भी लिखा है कि वह एक निशानेबाज थी जो अक्सर अपने पति के साथ शिकार अभियानों पर जाती थी। नूरजहाँ ने जिस मुग़ल परिवार में विवाह किया था उसमें शाही महिलाओं की स्थिति मजबूत और प्रमुख थी। पत्नियां, माताएं और मौसियों की राय को महत्व दिया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार मुग़ल राज्य में महिलाओं की भागीदारी तुर्क मंगोल विरासत से जुड़ी थी, क्योंकि मंगोल और तैमूर साम्राज्य के तहत महिलाएं शक्तिशाली हस्तियां थीं जो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। हालांकि नूरजहाँ की तरह किसी भी महिला ने कभी भी साम्राज्य की कमान पूरी तरह से नहीं संभाली थी। नूरजहाँ के पास जिस तरह का अधिकार था वह अधिक प्रत्यक्ष था। उनके कई पुरुष समकालीन नूरजहाँ से डरते थे, क्योंकि रूढ़िवादी पितृसत्ता में उनकी स्थिति को स्वीकार करना मुश्किल था। जहांगीर से पहले महिलाएं मौज मस्ती के लिए बहुत कम यात्रा करती थी। उन्हें हरम के भीतर ही सीमित रखा जाता था। नूरजहाँ ने महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र से अवगत कराकर उन पर लगे प्रतिबंधों को कम किया, जिससे उन पर लगी बंदिशें खत्म होने लगी तथा महिलाओं की स्थिति बदलने लगी। यह नूरजहाँ द्वारा संचालित और प्रेरित सुख सुविधा ही थी जिसने महिलाओं के लिए मौज मस्ती का रास्ता खोला। चूँकि महिलाएं अब अपने मनोरंजन के लिए अधिक बार बाहर जाने लगी, इसलिए हरम की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुग़ल देहात के दूर दराज के इलाकों में विश्राम स्थल बनाए गए। नूरजहाँ द्वारा संरक्षित स्थल थे नूर अफ़शा गार्डन, शालीमार बाग, डल झील, हरी पर्वत किला, मनासबल झील तथा मोती महल। सम्राट से शादी के 3 साल बाद नूरजहाँ हरम में प्रमुखता से उभरी। उसने अपने पति जहांगीर के साथ शासन करके रूढ़ी दलों को चुनौती दी। समकालीन विद्वान फरीद भकरी के अनुसार नूरजहाँ ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान और बाद में वित्तीय और सैन्य मामलों में मुग़ल दरबार की सेवा की। वह निम्न स्तर की महिलाओं के मामलों में गहरी दिलचस्पी लेती थी, अनाथ लड़कियों के लिए दहेज देती थी,
उसने अपने आसपास के शाही पुरुषों और महिलाओं को कपड़े, गहने, घोड़े, हाथी और नकदी के उपहार दिए और गरीबों को भी बहुत सारा पैसा दिया। नूरजहाँ की उदारता ने उसे कई लोगों से सद्भावना और प्रशंसा अर्जित करवाई। जहांगीर अपने शासनकाल के अंतिम 5 वर्षों में शराब और अफीम के कारण इतना अस्वस्थ हो गया कि नूरजहाँ ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। उसने दरबार में अपार शक्ति और प्रभुत्व प्राप्त किया और जल्द ही एक शक्तिशाली, साधन संपन्न और सम्मानित महिला बन गई। उसकी सफलता ने उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया और राज्य के मामलों में उसका प्रभाव और सक्रिय भागीदारी बढ़ गई। यह भारतीय इतिहास में पहली बार था कि किसी महिला को ऐसा करने की अनुमति दी गई थी। आदेश में उसके हस्ताक्षर में नूरजहाँ पातशाह बेगम लिखा जाता था, जिसका अनुवाद नूरजहाँ महिला सम्राट है। नूरजहाँ के हस्तक्षेप के बावजूद भी शराब पीने और नशीली दवाओं के सेवन ने जहांगीर की शाही व्यवसाय करने की क्षमता को बाधित किया। मुगल दरबार में ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अन्य प्रतिनिधियों द्वारा लिखे गए लेखों में इसका उल्लेख किया गया है, जिनका 1620 के दशक में मुगल साम्राज्य के साथ लेन देन था। इन सभी लोगों के अनुसार जहांगीर की लत ने नूर को अधिक से अधिक शक्ति हासिल करने में मदद की। हालांकि फरीद बकरी जैसे मुगल इतिहासकारों ने जहांगीर के शराब पीने और अन्य जातियों को राजसी व्यवहार माना। विद्वान रूबी लाल का मानना है कि यूरोपीय लोगों के विपरीत मुगल विद्वानों ने नूर के उत्थान को उसके पति की लत से नहीं जोड़ा। इसके बजाय उन्होंने उसकी महत्वाकांक्षा और चालाकी को उसके उत्थान का श्रेय दिया। नूरजहाँ का प्रशासनिक कौशल उसके शासन के दौरान अमूल्य साबित हुआ, क्योंकि उसने अपने पति की अनुपस्थिति में साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा की। विद्वान रूबी लाल के अनुसार 1626 में सम्राट जहांगीर को कश्मीर जाते समय विद्रोहियों ने पकड़ लिया था। विद्रोही नेता महाबत खान को जहांगीर के खिलाफ तख्ता पलट करने की उम्मीद थी। तब नूरजहाँ युद्ध के हाथी पर सवार होकर खुद युद्ध में उतरी और अपने पति को रिहा कराने के लिए हस्तक्षेप किया। विद्वान बकरी की तज़किरा ज़खीरत उल ख़वानीन नूरजहाँ पर एक अलग अध्याय है। उन्होंने न केवल उनके सामाजिक और राजनीतिक महत्व को पहचाना, बल्कि उन्हें एक आत्मनिर्भर प्रतिनिधि भी माना, जो अपने लिंग के बावजूद अपने पति या पिता पर निर्भर नहीं थी। हालांकि शाह नवाज खान द्वारा लिखित मासिर उल उमरा में उन्होंने उनके पिता एतमादुद्दौला की जीवनी के भीतर उनकी चर्चा करके उनके राजनीतिक महत्व को कम कर दिया। साथ ही उनके काम में नूरजहाँ के जीवन और गतिविधियों का वर्णन है, जो इस दावे को मजबूत करता है कि मुगल दरबार में कुलीन वर्ग की तस्वीर को पूरा करने के लिए उनका उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। शाह नवाज ने शाही संप्रभुता के लिए नूरजहाँ के विशाल महत्व को स्वीकार किया, लेकिन वे उन्हें एक स्वायत्त व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए राजी नहीं थे। बकरी के विपरीत शाह नवाज ने नूर को चालाक और षड्यंत्रकारी बताया और प्रशासनिक मामलों में उसके प्रभाव को उसके चतुर चालाक स्वभाव का परिणाम बताया। बकरी ने उनकी प्रशंसा की और शाह नवाज ने उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किया। यह ध्यान देने योग्य है कि नूरजहाँ ने अपने पति के खिलाफ शाहजहाँ के विद्रोह से निपटने में कामयाबी हासिल की, जिसके बारे में बकरी ने कहा है कि बेगम ने राजनीति और सभी मर्दानगी में नाम कमाया। यह एक दिलचस्प कथन है और बकरी द्वारा नूरजहाँ की प्रशंसा पुरुष केंद्रित तत्व को दर्शाता है। वह उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं करते कि वह एक महिला थी, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अनुसार उनके पास ऐसे गुण हैं जो वास्तव में मर्दानगी को परिभाषित करते हैं। संप्रभुता का प्रयोग एक मर्दाना गुण माना जाता था, और अगर नूरजहाँ ऐसा करने में सक्षम थी तो वह एक महिला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो मर्दानगी के गुणों से संपन्न थी। विद्वान रूबी लाल का मानना है कि हरम में अपने पति के साथ और अंततः शासन में नूरजहाँ का प्रभाव उसके पारिवारिक संबंधों के माध्यम से बढ़ा। उसने 1611 से 1620 तक एक जुंटा के माध्यम से दरबार पर अपना दबदबा कायम रखा, जिसमें मुख्य रूप से उसके करीबी रिश्तेदार शामिल थे। जहांगीर ने सबसे महत्वपूर्ण दरबारी कार्यालय
वित्त, जासूस और सैन्य नियुक्तियों को नूर के पिता और भाइयों के हाथों में सौंप दिया था। इन सब ने उसे गठबंधन निर्माण के माध्यम से राज्य के मामलों को आकार देने में मदद की। हालांकि जुंटा सिद्धांत का विद्वान नूरुल हसन ने विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि नूरजहां के परिवार के सदस्यों ने जहांगीर से नूरजहां की शादी से बहुत पहले मुगल दरबार में अपनी वफादारी और समर्पण के कारण उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त कर लिए थे। अंततः नूरजहां तेजी से प्रभावशाली शाही सलाहकारों का हिस्सा बन गई। उसने व्यापारियों से वस्तुओं पर शुल्क देने का आदेश दिया और एशिया और यूरोप से व्यापारिक संबंध विकसित किए। उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी बनाए रखी और अन्य देशों की महिलाओं से पत्र और व्यक्तिगत उपहार प्राप्त किए। वह दक्कन में चल रहे अभियान के बारे में विचार विमर्श करने और भारत के साथ व्यापार करने के लिए विदेशी राजनयिकों के अनुरोधों का आकलन करने में जहांगीर की सहायता करती थी। जहांगीर ने भी योग्य अधिकारियों और कुलीनों को सम्मानित करने, उनके पदों में वृद्धि करने तथा स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने के लिए नूरजहां से सलाह मांगी। हालांकि दरबार के कुछ सदस्यों ने नूरजहां के उत्थान पर आपत्ति जताई। 1612 की शुरुआत में अकबर के भाइयों में से एक ने जहांगीर को एक पत्र लिखा था जिसमें भारतीय मुसलमानों और खुरासानियों को तरजीह देने की उसकी नीति की निंदा की गई थी। पत्र में नूरजहां और उसके परिवार के प्रभुत्व को निशाना बनाया गया था। नूरजहां के उत्थान और उसके परिवार के उच्च सरकारी पदों से परेशान एक और व्यक्ति महाबत खान था जो महारानी और उनके इर्द गिर्द एकजुट हुए ईरानी गुट को पसंद नहीं करता था। नूरजहां के अगले सार्वजनिक कदम से पता चलता है कि वह एक उत्साही और कल्पनाशील महिला थी जो निश्चित रूप से राज्य की शक्ति को अपने दिमाग में रखती थी। शासक की मां के आदेशों को हुक्म कहा जाता था, जबकि शाही पत्नी, राजकुमारी या राजकुमार की पत्नी के आदेशों को निशान कहा जाता था। सम्राट के आदेशों को फरमान कहा जाता था। नूरजहां पहली मुगल महिला थी जिन्होंने अपने अधिकार से आदेश जारी किए और ये आदेश उनके पति के फरमानों से बहुत अलग नहीं थे। यह कर्ज और राजस्व संग्रह, भूमि अनुदान, सैन्य मामलों और आपराधिक मामलों के बारे में थे। हुक्म और निशान पर माँ, बेटी या बहन के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन नूरजहां ने अपने नाम से एक सम्राट के रूप में हस्ताक्षर किए। नूरजहां पातशाह बेगम। पातशाह का अर्थ है संप्रभु या सम्राट। यह वही शब्द था जो जहांगीर के नाम के साथ दिखाई देता था। यह हस्ताक्षर एक सार्वजनिक घोषणा थी कि वह अपने पति की मौन स्वीकृति के साथ एक सम्राट की भूमिका निभा रही है। आदेश जारी करना मुगल शासकों के विशेषाधिकारों में से एक था और वे इस्लामी संप्रभुता के आधिकारिक संकेत थे। 1617 में नूरजहां और जहांगीर दोनों के नाम वाले सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में आने लगे। यह पहली बार था कि किसी महिला का नाम मुगल सिक्के पर दिखाई दिया था और केवल नूरजहां के नाम वाले भी कुछ सिक्के थे। संप्रभुता के इस्लामी सिद्धांत के अनुसार सिक्के और फरमान शाही विशेषाधिकार थे, लेकिन यह तथ्य कि इन्हें नूरजहां के साथ साझा किया गया था यह दर्शाता है कि दरबारी राजनीति में वह कितनी प्रभावशाली थी। नूरजहां ने प्रशासन, राजनीति और संस्कृति में अपने कौशल का उपयोग करके खुद को शानदार ढंग से स्थापित किया। वह अपने शाही आदेश खुद जारी करती थी। नूरजहां झरोखा में महल की दीवार से निकली एक नक्काशीदार बालकनी में बैठती थी, जहां से सरकारी कामकाज संचालित होता था। पहले या बाद में कोई भी मुगल रानी वहां नहीं बैठी थी। 1610 और 20 के दशक में जब वह सत्ता के शिखर पर थी तो राजकुमार और दरबारी उसकी सलाह लेते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे, क्योंकि उसे अपने पति का विश्वास और भरोसा प्राप्त था। नूरजहां के नाम पर पूरे साम्राज्य में बहुत सारी जागीरें थीं। 1617 में जहांगीर ने नूरजहां को टोडा का परगना जागीर के रूप में भेंट किया, जिससे सालाना 20 लाख रुपए की आय होती थी। यहाँ तक कि जब 1622 में उसके पिता की मृत्यु हो गई तो उसकी सारी संपत्ति उसे हस्तांतरित कर दी गई। उसने उन सभी असाधारण सम्मानों का आनंद लिया जो उस समय या उससे पहले किसी भी महिला के लिए अनसुने थे। विद्वान पीटर वैन डेक ब्रोक ने कहा है कि जहांगीर की मृत्यु के समय नूरजहां के पास
राजा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से अधिक थी। इस्लामी दुनिया में निर्माण कार्य करवाना राजनीतिक सत्ता का एक महत्वपूर्ण साधन था। उस समय महिलाओं को निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के लिए जाना जाता था और यह उन महत्वपूर्ण तरीकों में से एक था जिसके माध्यम से वे शाही संप्रभुता में भाग लेती थी। डच यात्री फ्रांसिस्को पेल्सट ने वास्तुकला के प्रति नूरजहाँ के संरक्षण के बारे में कहा है कि उसने सभी दिशाओं में बहुत महंगी इमारतें बनवाई, जैसे सराय या यात्रियों और व्यापारियों के लिए रुकने की जगह, और ऐसे बगीचे और महलों का निर्माण करवाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। 1618 में नूरजहाँ ने जालंधर में नूर महल सराय नामक अपनी पहली सार्वजनिक इमारत का निर्माण किया। पुरुष यात्रियों के लिए एक आवास बनवाकर और उसके प्रवेश द्वार पर अपना नाम खुदवाकर नूरजहाँ ने वास्तुकला को राज्य कला में बदल दिया। उनकी विरासत शानदार मकबरों और मस्जिदों में देखी जा सकती है। उन्होंने श्रीनगर की पत्थर मस्जिद भी बनवाई। 1621 में अपने पिता की मृत्यु के बाद इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। इतिहासकार मोहम्मद हुदी और मोहम्मद खान ने कहा है कि दान के मामले में नूरजहाँ अपनी उदारता में बेहद उदार थी। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग ऐसे स्मारकों के निर्माण के लिए किया जो न केवल उपयोगी और आवश्यक थे बल्कि व्यापार की दृष्टि से भी जरूरी थे। नूरजहाँ द्वारा वास्तुकला को संरक्षण देने की बात का उल्लेख समकालीन ग्रंथों में बहुत कम मिलता है। इसका पता शिलालेखों और यूरोपीय यात्रियों के लेखों से बेहतर चलता है। विद्वान फ्रांसिस्को पेल्सट के अनुसार रानी ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पूरे देश में महल और सराय बनवाई तथा वित्तीय लाभ के लिए निर्माण कार्य करवाए। नूर महल सराय की वास्तुकला और डिजाइन मुगल और हिंदू संस्कृतियों का मिश्रण है। नूरजहाँ ने इसके अग्रभाग को अलंकृत स्वर्गदूतों, अप्सराओं, मोरों, शेरों, हाथियों, घोड़ों पर सवार पुरुषों, पक्षियों और कमल की एक अद्भुत श्रृंखला के पैनलों से सजाया था। इन सभी ने स्थानीय हिंदू आबादी को आकर्षित किया। नूरजहाँ के शासनकाल में निर्मित इत्मादुद्दौला का मकबरा रानी की कलात्मक क्षमता और उनकी समझ और ज्ञान का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है। उनके देखरेख में बनाया गया यह मकबरा देखने में अद्भुत है। इस कलाकृति में फारसी प्रभाव के साथ साथ यूरोपीय भारतीय प्रभाव का भी पता लगाया जा सकता है। इस मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मुगलों के लिए गर्मियों में आराम करने का पसंदीदा स्थान कश्मीर था, जहां उन्होंने कई खूबसूरत बगीचे बनवाए थे। नूरजहाँ को बगीचों से बहुत लगाव था और उन्होंने आनंद और सुंदरता के लिए कई बगीचे बनवाए और उनका नवीनीकरण भी करवाया। यहाँ तक कि नूरजहाँ ने अपने लिए लाहौर के शाहदरा बाग में मकबरे का निर्माण करवाया। 17 दिसंबर 1645 में उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उसी में दफनाया गया। एक रानी के रूप में नूरजहाँ ने पर्दा नहीं किया। नूरजहाँ हरम की महिलाओं में अकेली ऐसी महिला है जिन्होंने बाघों और शेरों का शिकार किया। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को चुनौती दी। उनका अपना दरबार भी था जहां वो जनरलों, राजनेताओं, अधिकारियों, दर्शकों और पुरुषों से मिलती थी और राज्य के मामलों पर चर्चा करती थी। यहाँ तक कि जब सम्राट अस्वस्थ होते थे तो मंत्रियों से सलाह मशवरा करती थी और फैसले लेती थी। वह प्रमुख प्रशासकों को लिखित आदेश भेजती थी और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब मांगती थी। उन्हें शाही मुहर का प्रभार दिया गया था, जिसका अर्थ था कि किसी भी दस्तावेज, रिकॉर्ड, आदेश को कानूनी वैधता मिलने से पहले उनकी सलाह और सहमति आवश्यक थी। जब भी जहांगीर कोई नया आदेश जारी करता था तो वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। भारतीय इतिहास में नूरजहाँ के अलावा किसी भी महिला ने इतने लंबे समय तक इतनी शक्ति नहीं संभाली। उन्होंने मुगल साम्राज्य को प्रभावित करने और आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उत्तरी और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल था। वह उस समय की सबसे अनोखी और खूबसूरत वास्तुकला की संरक्षक थी। उनके पिता का मकबरा ताजमहल की प्रेरणा था और इसे बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता था। उनका अपना इत्र और कपड़े का व्यापार था
वह कई कपड़ा और पोशाक जैसे नूर महली पोशाक, पंचटोलिया बदला, किनारी आदि की संस्थापक थी। नूरजहाँ को फर्श चांदनी, चांदनी चंदन के रंग के कालीन की एक शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। नूरजहाँ उन महिलाओं की प्रवक्ता बन गई जिनके पास संरक्षण देने और इतिहास में अपनी आवाज़ रखने की शक्ति और धन था। जहांगीर के स्वास्थ्य में गिरावट के बाद नूरजहाँ ने साम्राज्य पर शासन करके अपार राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और सम्राट की अनुमति से सिक्के ढालने और फरमान जारी करने के लिए खुद को योग्य साबित किया। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उनके योगदान ने उनकी शक्ति को और बढ़ाया। अंततः मुगल महिलाएं समाज में अपनी उपस्थिति की घोषणा करने वाली महिलाएं बन गई। नूरजहाँ ने अपनी उपस्थिति से मुगल महिला इतिहास लेखन में एक नई गतिशीलता जोड़ी और दुनिया को यह भी बताया कि शाही महिलाएं भले ही दीवारों के पीछे हो, लेकिन राजनीति और वास्तुकला में वह किसी पुरुष से कम नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।